भैया हम कल कहाँ तक आ गए थे? कल हमने खाली आवर्त सारणी के बारे में बेसिक सी जानकारी हासिल करी थी। आज जो हमारी हेडिंग है, अब हम स्पेशल में डी और एफ ब्लॉक के तत्व ही हमारा चैप्टर है, तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे हम। उसमें आज जो हमारी पहली वाली हेडिंग है वो डालो डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, हाँ, या इन्हें बोले हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। हेडिंग डालो। आज थोड़ा आराम समझिए, बहुत कड़ी चीज है। सही है। मैं तो बड़ी वाली बनाया बता क्या यार, मैं कल जाननी लगा, कल मैं बागपत गया था, फिर मेरे लाने दिखाने रही। ये तो मेरे डी ब्लॉक के तत्व या इन्हें बोल रहा है भैया, इन्हें संक्रमण तत्व भी बोल रहा है, ध्यान रखना। तो क्या बोला है? संक्रमण तत्व बहुविकल्पी क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। बताऊंगा कि ना संक्रमण तत्व क्या क्या है। जो डी ब्लॉक के तत्व है ना बाबू, वे टोटल 40 तत्व हैं। 40 तत्व हैं, ध्यान रखना। कितने तत्व हैं? 40 तत्व हैं। अब इसमें एक का नंबर करके लिखते रहो, फिर मैं आराम से एक का पॉइंट तुम्हें अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? बोल दे। हाँ भैया, आवर्त सारणी में हाँ वर्ग 40 की पूरी जानकारी पता पढ़ेंगे हम। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को, ये तो बाबू मैंने कल बताया था ना, आवर्त सारणी में 3 से 12 तक के तत्वों क्या कहेंगे हम? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं ना, कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ऐसे लिखे, डी ब्लॉक के 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। नंबर 2, हाँ, इनका अंतिम भैया, मैं इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं लिखा, बस मैं ई माइनस लिखा करूँगा, ध्यान रखिए। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d हाँ n-d उपकोष में प्रवेश करता है। n-1d उपकोष में प्रवेश करता है। नंबर 3, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये आवर्त सारणी में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक, क्योंकि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के बीच स्थित है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये आवर्त सारणी में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के बीच स्थित है तथा एस व पी ब्लॉक के तत्वों से एस व पी ब्लॉक के तत्वों से समानता रखते हैं। एस व पी ब्लॉक के तत्वों से समानता रखते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में
बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यार मार्कर डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। भैया इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक 10 तत्व होते हैं। जो ही दूसरी श्रेणी है हमारी द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी या 4D श्रेणी। Y39 से कैडमियम Y39 से कैडमियम 48 तक 10 तत्व। नंबर 3 तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी बोल रहे हैं सभी। भैया जो इसमें तत्व होंगे वो हमारा तत्व है इसमें 57वां La57 H72 से क्या करा भैया अस्सी तक 10 तत्व। नंबर 4 चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी या 6D श्रेणी। लिखो भैया पहले से। इसमें एक चीज़ लिख दो, मैं यहाँ लिख दूँ। चलो नोट कर लेता हूँ। नोट 58 से 89 तक 14 तक इस ब्लॉक में चलेगी। इधर 90 से 103 तक 14 तत्व। हम पढ़ रहे हैं अब डी ब्लॉक के तत्व, यानी क्या बोल रहे हैं हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। हमने लिखा कि डी ब्लॉक के तत्व कुल 40 तत्व पाए जाए, क्योंकि 4 श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। हर श्रेणी में 10-10 तत्व होंगे, तो टोटल कितने तत्व हो जाएंगे भैया? 40 तत्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर रखो कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कितने होते हैं? कुल 40 तत्व होते हैं।
मैंने लिखा कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं, तो हमने कल भी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी भैया। हमारे पास देखो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में बताइए कि जो 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को, जैसे स्टार्ट कर लो भैया 3 से लेके, ये दूसरा है, यहाँ से शुरू करो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन तत्वों को क्या बोलेंगे हम? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, यानी जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा डी कक्षक में, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, तो कहाँ प्रवेश करेगा? n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। अब इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं भैया। हमने ऊपर भी लिखा संक्रमण तत्व, लेकिन संक्रमण तत्व होवे क्या है? संक्रमण तत्व ये होवे है कि भैया संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में s ब्लॉक में p ब्लॉक के तत्वों के बीच स्थित होते हैं। हमें पता है कि इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा इधर देखो, इससे तो समझ में आने का नहीं, एक आवर्त सारणी बना रहे छोटी सी, कल भी बनाई थी हमने एक आवर्त सारणी ऐसी। हाँ भैया इतनी सी, तो इस तरह से तो आवर्त सारणी रहेगा भैया हमारी। ये तो हमारा S हो गया, ये P हो गया, ये कौन सा हमारा D, और ये कौन सा हमारा F ब्लॉक है। देखो क्या कह रहा, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये आवर्त सारणी में S ब्लॉक व P ब्लॉक के कहाँ होते हैं? बीच में स्थित होते हैं। ये तो हमारा कौन सा ब्लॉक है? ये तो S है, ये P है, और D ब्लॉक कहाँ है? इनके बीच में स्थित है। तो भैया क्या कहेंगे? तत्वों के बीच में स्थित होता है तथा S व P ब्लॉक के तत्वों से समानता रखता है। देखो कुछ समानता तो ये इन वाले तत्वों से रखेगा, कुछ समानता इधर वाले तत्वों से रखेगा, और इसी कारण इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देखो तुमने कभी ऐसे देखा कि जैसे तुम क्लास में ही हो और तुम क्लास में किसी के पास बैठ रहे हो, तो यानी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो तुम उनकी आदतें क्या कर लोगे? ग्रहण कर लोगे, कर लेना, कर लेते। जैसे कभी कभार अगर तुम ज़्यादा उसके साथ रहे तो उसका बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज ले लें। तो भैया डी एस ब्लॉक के तत्व को और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखे रहे, इसी कारण इन्हें क्या कहेंगे हम? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे, लेकिन ये क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से समानता रखते हैं। समानता का मतलब कुछ गुण इनके इसमें मिलेंगे, कुछ गुण इनके इसमें मिलेंगे। तो क्या ये इस कारण क्या कहना है भैया? हमारे समानता रखते हैं, और समानता रखने के कारण इन्हें क्या कहेंगे हम? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कोई पूछा लगा संक्रमण तत्व क्या रहे, बता दोगे? हाँ, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये एस व पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं, और एस व पी ब्लॉक के तत्वों से क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। इस कारण इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। समझ में आ गया भैया? अगला पॉइंट है कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वह डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया। प्रथम संक्रमण श्रेणी, भाई संक्रमण तत्व कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। इसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। इसमें जो तत्व स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के 10 तत्व आएंगे। देखो कहां से, तो क्यों चिपक गया भैया? ऐसे शुरू होगा। वर्ग 3 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी तक 12 वर्ग तक आएगा। तो 21 से शुरू होकर 30 तक के तत्व जाएंगे। देखो स्कैंडियम से शुरू होकर कहां तक जा रहे? जिंक तक जा रहे। स्कैंडियम से जिंक तक के कितने तत्व होंगे भैया? 10 तत्व होंगे। फिर द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसे क्या बोल लेंगे हम? 4D श्रेणी भी कहेंगे। देखो 3D और 4D श्रेणी कहते हैं क्योंकि इसमें इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी वाले में जाएगा, इसमें 4D वाले में जाएगा, इसमें 5D वाले में जाएगा, इस 6D वाले में जाएगा, इसलिए इन्हें 3D, 4D और 5D और 6D कहेंगे। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी और या 4D श्रेणी क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया इसमें 39 से लेकर कहां तक के तत्व आएंगे? 48 तक। कितने तत्व आएंगे? 10। देखो ए से शुरू है, देखो Y और अंतिम क्या आ रहा? CD। दिख रहा सबको? Y और CD, Y और CD तक कितने तत्व होंगे भैया? 10 तत्व होंगे। तो इसलिए ना द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी कहेंगे। अगली है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। इसमें लैंथियम 57वें नंबर का आएगा, और फिर भैया HF से लेकर HF 72 से लेकर यानी 90 तक के तत्व आएंगे। बीच के तत्व कहाँ गए? कोई बताएगा मुझे? कल मैंने तुम्हें बताया था 20 तक के तत्व कहाँ? हाँ, 20 तक के तत्व कहाँ चले गए भैया? हमारे F ब्लॉक में। मैंने कल एक पॉइंट लिखवाया था तुम्हें नोट करके कि भैया वर्ग संख्या 3 और 4, वर्ग संख्या 3 से और आवर्त 6 और 7 से 14 तत्वों को उठा कर रखा गया भी हमारा F ब्लॉक में रखा गया। यानी वर्ग नंबर 3 से और आवर्त नंबर वर्ग नंबर तो 3 से और आवर्त नंबर 6 और 7 से 14 तत्वों को कहाँ उठा कर रख दिया गया है? F ब्लॉक में। तो भैया 57 से 71 तक के तत्व कहाँ रखे गए हैं? F ब्लॉक में रखे गए हैं। और भैया इसमें से 89 से 103 तक के तत्व कहाँ रखे गए हैं? यानी इसमें भी F ब्लॉक में रखे गए हैं। 14 इसमें से 28 तत्व रखे गए हैं। तो LA 57 से लेकर LA 57 में से और HF 72 से होंगे, फिर कहाँ तक जाएंगे भैया? 80 तक। HG क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? हाँ, पारा। HG पारा। किसने लिखा पारा?
देखा ना तुमने पारा, वो देखा तुमने डॉक्टर का बीपी इंस्ट्रूमेंट, जब बीपी चेक हुआ है तो हाँ उसे जो उसमें प्रेशर देने के बाद में जो उसमें एक सुई सी ऊपर को चलती ना चले, हाँ जो सफेद सफेद सरा वही क्या रहा है हमारा पारा रहा है। इसी तरह से एक वो है थर्मोमीटर है पारे वाला, बहुत उसमें थोड़ा सा थर्मोमीटर है, अपने टेम्परेचर जब चेक करेंगे मुंह में बगल में लगा के तो पारा क्या हो जाए, पारा ऊपर चढ़ जाए। थर्मोमीटर में भी तुम देख सकते हो पारे को, दो जगह देख सकते हो। संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, सॉरी 5D श्रेणी, लेंथियम HF लेंथियम 57 में से देखो एक तो 57 बताएगा, फिर इसमें HF 72 से लेकर HG 80 तक के तत्व, कितने तत्व रखे गए हैं इसमें 10 तत्व, चाहे गिन लो 57वां, फिर 72 73 74 75 76 77 78 89 80 यहाँ तक के। फिर इसके बाद में चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 4D या 6D श्रेणी, इसमें एक्टिनियम 89 से लेकर RF 104 तक के तत्व, यानी एक तो 89 में रखा है, 89 90 91 99 बस 89 हुआ है, फिर 104 से शुरू होगा 104 105 106 यानी CN 112 तक के तत्व इसमें रखे गए, 10 तत्व ये रखे गए हैं। और भैया बाकी जो बीच बीच के तत्व है 58 से 89 तक के 14 तत्व एफ ब्लॉक में है, 90 से 103 तक के तत्व भी कहाँ चले गए हमारे एफ ब्लॉक में चले गए। भैया बताओ जो बोर्ड पे लिख रहा कोई सा पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो, आगे समझ में, ठीक है। अब डाल लो, अब हम पढ़ेंगे एकक श्रेणी को अच्छे से पढ़ेंगे, तो लिखो डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, सामान्य गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। नंबर 1 करके लिखो भैया इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ नंबर 1 करके लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ बस हेडिंग नहीं, बस इसके हाँ हेडिंग बन लो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा N-1 और D में 1 से लेकर 10 तक तत्व आएंगे, और यही NS में भैया जो आएंगे हमारे वो आएंगे 0 से लेकर 2 तत्व आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया लिखो इसमें नंबर 1 करके लिखो हमारी कौन सी श्रेणी आएगी। सबसे पहले 3D श्रेणी थी ना, थी 3D श्रेणी। 3D श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हुई थी भैया हमारी, स्कैंडियम 21, फिर स्कैंडियम के बाद क्या है, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम है, Ti कितना है भैया 22, इसके बाद में क्या भैया वेनेडियम 23, फिर क्या भैया हमारा क्रोमियम हाँ 24, फिर क्या है मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27 भैया, उसके बाद में निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक भैया हो गया हमारा 30 हो गया। ये 3D श्रेणी है, भरो 1s2, उसके बाद में 2s2, फिर क्या आएगा हमारा 3p 2p6, फिर 2p6 के बाद क्या भैया हमारा 3s2, और 3s2 के बाद क्या है 3p6, और 3p6 के बाद क्या है 4s2, और 4s2 के बाद क्या है 3d10। लेकिन 10 तक हम जाने के भी ना है, क्योंकि देखो 2 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 2 12 6 18 2 20, हमें कितने चाहिए 21, तो हम कितना यहाँ कितना आएगा इसमें 1 आएगा। अब आ जाओ दूसरे पे, यानी तो तुम मेरे साथ भी लिख रहे हो, आ जाओ इधर आ जाओ भैया। पहले इन्हें समझ लो, सुहेल अल्तमस बाबू पहले इन्हें समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। फिर लिख लो पहले आराम से, मैं पहले समझा दूँ फिर आराम से लिख लो। देखो इसके बाद में टाइटेनियम, तो इसका क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2 भैया। फिर आओ देखो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम, टोटल टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया हमारे 22 इलेक्ट्रॉन है। पहले हम बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया हमारे 21, तो गिनो देखो 2 तो इसमें आ गए, 2 एरे 4
6 यहाँ गए, 6 4 कितने हो गए 10, 2 ये हो गए 12, 12 6 कितने हो गए 18, 18 2 20, 20 और 1 21 पूरे भर गए। अब आज निचले वाले में 1:2 में 2 और 2 4, 4 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 2 22 हो गए। अब इस वाले भरेंगे। देखो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d3। अब आ जाओ 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d4। देखो भैया अभी मैं पहले सारों के एक साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, फिर इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब जो नियमों को फॉलो नहीं करते, फिर मैं उन्हें लिखूंगा बाद में। बाबू क्या आएगा जिया 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d5। तुम ना अभी तुम कोई नहीं लिखोगे अपनी कॉपी में। सुहेल बाबू इधर देख ले 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d6। बताओ भैया कोई दिक्कत? गिन लो पहले। 6 2 8, 8 और 6 कितने हो गए 6 और 2 8, 8 से 14, 14 2 कितने हो गए 16, 16 6 कितने हो गए भैया 16 4 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26 पूरे आ रहे। इनमें भैया 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d7। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d8। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d9। 1:2, 2:2, 2p6, 3d2, 3p6, 4:2, 3d10। जो बताओ किसी भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एस कक्षक में, ओ भैया इधर देख लो, हमने बताई थी कि एक्स कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 से कहीं ज़्यादा भर रहे हैं, पूरी कक्षा में कहीं 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। मैंने बताई थी पी में 6 आ सकते हैं। 6 6 हर जगह देख लो, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6। मैंने बताई थी कि डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। तो देखो 1 से शुरू और कहाँ तक चला गया हमारा ये 10 तक चला गया। तो डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सके हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ सके। तो भैया मैंने डी में तक 10 लिखे, ठीक है। दूसरा भी सेम टू सेम चारों श्रेणी ऐसी बनेगी, लेकिन हमारे ये इतनी काम की नहीं, बस हमें अंतिम 2 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब मैं अंतिम 2 कक्षाओं के हाँ किसका ये वाला 29 वाला देखो 1:2 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 6 ये वाला हाँ देखो 1:2 2:2 2p6 अरे बैल है ना नीचे भी डी आ बस नीचे वाला नीचे भी है तो बस देखो भैया ये हमारे अब कुछ इसमें अपवाद है। अपवाद का मतलब है जो नियमों को फॉलो नहीं करते। अब जैसे हमारा बात करें, एक तो हमारा क्रोमियम है। क्या हमारा क्रोमियम, क्रोमियम भैया कहाँ हमारे क्रोमियम भैया पे निशान लगा लेंगे 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 भैया यहाँ 4s में तो 1 आएगा और यहाँ 5 में आएंगे 5 आएंगे। इसके बाद में भैया एक और अपवाद है। जैसे एक अपवाद है हमारा कॉपर का, कॉपर बताऊँगा क्यों आए। कॉपर में 10 और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। अब भैया बस हमें इनके इतने इलेक्ट्रॉन लिखने की ज़रूरत है कि हम यहाँ लिखेंगे 3d1 और 4s2, 3d2 और 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 और 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 और भैया 3d10। कोई समय गलती हुई क्या फिर हमारा
हाँ एक कहीं गलती हो रही है हमसे, देखो हमने करा है। एक बार रुक जाओ। D1 D2 D3 D5 D1 D2 D3 तक आगे D5 5 2 बार है भैया हमारा। तो फोरस हो गया ना। देखो जहाँ ही हमारा है ना 5 आएगा भैया हमारा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ हमारा 5 आएगा, यहाँ हमारा 6 आएगा, यहाँ हमारा आएगा 7 आएगा, और यहाँ 3D 8 और 4S 2 किसे बाबू यहाँ इसमें देखो यहाँ 3D 5 आ रहा ना, 3 इसमें एक कम हो जावे, क्या दिया? हमें 5 लिख 3D 10 4S 2 और भैया 3D 10 और 4S देखो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ आएगा 2। अब पहले तुम इन्हें अच्छे से उतार लो, फिर मैं तुम्हें एक पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ ऐसा क्यों आया, लिख लो क्या, पहले इन्हें लिख लो आराम से, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें यहाँ क्यों आया। देखो हमें बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो भैया हम ओ सुहेल हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस ये वाले लिखने की जरूरत है, तो मैंने तुम्हें आज बस पहली वाली के लिए पहले वाले कराए, आगे मैं तुम्हें कभी भी वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना कराने का, बस ये वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराऊंगा, ये वाले तुम्हें मैं। हमने लिखा 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, कौन सी 3D श्रेणी, मैंने लिखा था कि 3D श्रेणी SC 21 से लेकर और जिंक 30 तक होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 होगा। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 इलेक्ट्रॉन आ रहे नहीं आ रहे। एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में अधिकतम 6 आ सकते हैं और डी में कितने आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं। भैया तुम सारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे तक लिखते चलो, जो सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा। एक का लिख लो, मैंने इधर आप बाव को तुम्हें नियम लिखवा दिया किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 3s2 4f14, यानी इस तरह से मैंने पूरे के पूरे तुम्हें लिखवा रखा। तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे 21 का 22 का 23 का 50 का 100 का किसी का भी अपने पास है लिख सकते हैं भैया। बस अब कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद का मतलब कि हमने नियम बना दिए है नहीं, लेकिन कुछ क्या करते हैं नियम को अनफॉलो करते हैं। जैसे हमारी क्लास का नियम है कि जब पढ़ाते टाइम बोलने का नहीं, तो क्या बेवकूफ़ बोल जाएंगे, तो वे क्या कर रहे हैं नियमों को तोड़े। अब ऐसी है जैसे क्रोमियम हो गया और कॉपर हो गया, ये क्रोमियम और कॉपर ये उसका पालन नहीं करते। देखो क्रोमियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 आवे, लेकिन आना क्या चाहिए था भैया 3d कितना आना चाहिए, यहाँ 4s2 तो यहाँ 4s2 2 आना चाहिए था, और यहाँ 3d क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था। अब इसने ऐसा नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने इधर एक चीज लिखी नोट करके, स्थायी उपकोष जब भी 0 होगा 5 होगा और 10 होगा, यानी d की पावर 0 होगी, d की पावर 5 होगी और d की पावर कितनी होगी 10 होगी, यानी d में 10 इलेक्ट्रॉन बने जाएंगे, तो ये स्थायी होते हैं। और s में 0 होगा 1 होगा और 2 होगा, ये क्या होंगे स्थायी होगा। अब हमने देखा यहाँ कि 3d 4 था, सॉरी 3d 3 थे यहाँ, लेकिन ये 3d 4 ना होगा 3d क्या हो जाए 5 हो जा। 3d 5 क्यों हुआ, क्या कह रहा, हाँ 3d 5 क्यों हुआ, क्योंकि भैया 3d 5 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक चीज लिखवाई तुम्हें नोट करके कि स्थायी उपकोष अगर 0 होगा 5 होगा और 10 होगा तो क्या होगा स्थायी होंगे। तो ये 4 ना होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा भैया हमारा 5, क्योंकि कोई भी कक्षक अपने आप में स्थायी होना चाहता है, क्या होना चाहता है स्थायी होना चाहता है। तो भैया ये क्या हो जाए, ये 4 ना होगा क्या हो जाए 5 हो जाए, एक अपवाद है। इसी तरह से कॉपर का, भैया मैंने कॉपर का लिखा, कॉपर का इसके यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना आना चाहिए था भैया 3d 9 आना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर एक चीज इधर लिखवा रखी, मैंने लिखा कि कोई भी कक्षक अपने आप को स्थायी करना चाहेगा, और जब उसकी पावर 0 हो या जब उसकी यानी जब वो 5 हो जब वो 10 हो, क्या होगा हमारा स्थायी हो गया है। तो बताओ अब इसे 9 होना चाहिए था, लेकिन स्थायी होने के लिए इसने क्या करा 10 हो गया। तो आगे समझ में भैया ये ऐसे क्यों हुआ, ये हमारे अपवाद है। अब मैंने तुम्हें पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे इस वाली श्रेणी का खोल के लिखवा दिया, अगली सारी श्रेणियों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d1 4s2 इस तरह से जैसे मैंने लिख रखा ना, ये इस तरह से मैं लिखूंगा। अपवाद मैंने बता दिया कि अपवाद क्यों हुआ, क्योंकि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप में यानी कोई भी कक्षक अपने आप में स्थायी होना चाहे, और स्थायी का होगा जब वो 0 हो, जब वो 5 हो या जब वो कितना हो 10, ये तो d के लिए हो। इसी तरह से s में 2 इलेक्ट्रॉन आवे, तो क्या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो जब वो स्थायी होगा। आगे समझ बाबू, ताल लिया तुमने। आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे हम परसों से।